हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पहले टॉपिक को देख रहे थे, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। आज उसकी दूसरी क्लास है। एक क्लास आप लोग देख चुके होंगे, मैं उस पर भी थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा और मैंने एक वीडियो बनाया, इसका सिलेबस क्या है उस सिलेबस को देख लीजिएगा। हिंदी का सिलेबस क्या है यूपी पुलिस का, और उसी के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस चल रही हैं, सिलेबस टू सिलेबस। अगर आप देखोगे तो ये कौन सी क्लास है, ये क्लास है बेटा 2। कौन सी क्लास है, ये क्लास नंबर 2। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। ये जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, एक बार उसको रिवीजन करवा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा था हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, तो विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3,000 भाषाएं बोली जाती हैं, और वहीं विश्व में 13 भाषा परिवार हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने? 4 भाषा परिवार हैं, और सबसे बड़ा भाषा परिवार है जो कि भारूपीय भाषा परिवार है। भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं हैं वो हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, असमी, बंगला, उड़िया, कश्मीरी। वहीं अगर हम बात करते हैं आस्टिक या आस्ट्रो आस्टिक परिवार की, तो उसमें संथाली बोली जाती है। वहीं अगर द्रविड़ परिवार की बात करें तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ बोली जाती है। चीनी तिब्बती परिवार की बात करें तो बोडो और मणिपुरी आती है। उसके बाद हम लोगों ने प्राचीन जो भारतीय भाषा थी उसको 3 भागों में डिवाइड किया था। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय था 1500 बीसी से प्रारंभ होकर और 500 बीसी तक जाता है। वहीं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की जब बात करते हैं बच्चे, तो 500 बीसी से प्रारंभ होकर और कहाँ तक जाती है? वो जाती है 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जब बात करते हैं तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो हमारी प्रारंभ होती है वो 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर और अब तक चलती है। उसके बाद हम लोग इसको देख चुके थे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो कि समय बताया मैंने, कितना बताया? 1500 बीसी से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? 500 बीसी तक। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये क्या होती है? वही संस्कृत है। ठीक, इसके 2 भाग हो गए, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत की समय सीमा की बात करते हैं तो 1500 बीसी से प्रारंभ होकर और 1000 बीसी तक जाता है। वहीं लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो लौकिक संस्कृत जो है 1000 बीसी से प्रारंभ होकर और 500 बीसी तक जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत जो थी वो वेदों पुराणों तक ही सीमित रही। उसका कारण ये था कि उस समय जो शिक्षित लोग थे उनके द्वारा ही वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, जबकि लौकिक संस्कृत उस समय की जनमानस लगभग भाषा थी। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत में संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद वगैरह लिखे गए, जैसे सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो हम कह सकते हैं वैदिक संस्कृत में जितने वेद पुराण लिखे गए हैं वो किस में मिलेंगे? आपको वैदिक संस्कृत में मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत में, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है वो वैदिक संस्कृत, रामायण है, महाभारत है, ये किस में मिलेगा? लौकिक संस्कृत में मिलेगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि लौकिक संस्कृत का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो लौकिक संस्कृत का जो प्रारंभ है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी से माना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात की। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को हम प्रथम भारतीय आर्य भाषा, प्रथम प्राकृत भाषा कहते हैं, प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत आर्य भाषा कहते हैं, और अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत आर्य भाषा कहते हैं। वहीं अगर हम समय सीमा की बात करते हैं इसकी, तो ये पाली जो है कहाँ से प्रारंभ होती? 500 बीसी से प्रारंभ होती है। तो फिलहाल हम अभी आगे हमने इसके बाद बताया था। तो देखो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी होगी? तो भारत की प्रथम देश भाषा जो होगी वो कौन सी होगी? पाली। वहीं अगर बौद्धों की भाषा कौन सी होगी? तो वो भी क्या होगी? पाली भाषा होगी। वहीं अगर जैन धर्म जो लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। वहीं अगर हम बात करें शुद्ध प्राकृत कौन सी है, तो
प्राकृत को ही हम क्या कहते हैं, शुद्ध प्राकृत के नाम से भी जानते हैं। प्रथम जनमानस भाषा कौन सी है? तो प्रथम जनमानस भाषा कौन सी होती है? प्राकृत प्रथम जनमानस भाषा है। प्राकृत का प्रारंभ या देखने को कहाँ से मिलती है? तो प्राकृत भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, भरत नाट्य शास्त्र जो है किसका ग्रंथ है? तो किसका होगा? भरत मुनि का। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अपभ्रंश द्वारा जो रचनाएं हैं, अपभ्रंश भाषा में रचित रचनाएं, उन पे बात की थी। तो स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौमचर्यु है, जो किस भाषा में है? अपभ्रंश भाषा में। दोहा कोश अपभ्रंश भाषा में है और इसके रचनाकार कौन है? तो सरहपा है। वहीं अगर राउलवेल की बात करें तो ये किस भाषा में रचित है? अपभ्रंश भाषा में, और इसके रचनाकार कौन है? रोड़ा है। वहीं बात करते हैं बिजलपाल रासों की, तो इसके रचनाकार कौन है? नल सिंह है। हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? संगधर हैं। ये हम लोग देख चुके थे। अब संस्कृत को मैंने बताया था, संस्कृत, और संस्कृत को ही क्या कहते हैं? लौकिक भाषा। संस्कृत को ही क्या कहते हैं? लौकिक भाषा कहते हैं। ठीक है। संस्कृत को क्या कहते हैं? लौकिक भाषा। सॉरी, संस्कृत को ही दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। समय सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 1500 BC से प्रारंभ होकर 1500 BC से प्रारंभ होती है। संस्कृत की बात करते हैं और कहाँ तक जाती है? 500 BC तक। लेकिन अगर वैदिक संस्कृत तो 1500 BC से 1000, और लौकिक संस्कृत की बात करें तो 1000 BC से 500 BC। ये वेद पुराणों तक ही सीमित रही। भाषा परिवर्तनशील होने की वजह से इसमें लगातार परिवर्तन होते रहे। भाषा में क्या होता रहा? परिवर्तन होता रहा। अब जैसे कि भाषा पहले संस्कृत थी, फिर वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, लौकिक के बाद आई पाली, पाली के बाद आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई अभट, अभट के बाद आई हिंदी, हिंदी के बाद आई प्राचीन, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के बाद आई मध्यकालीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी के बाद आई आधुनिक हिंदी। तो ये इसका एक क्रम है। अगर हम समय सीमा की बात करते हैं तो पाली का जो समय है वो कितना है? 500 BC से प्रारंभ होकर और 1 AD तक, मतलब 1 ईस्वी तक जाता है। वहीं प्राकृत की बात करें तो 1 ईस्वी से प्रारंभ होकर और 500 ईस्वी तक जाता है। और प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का जो समय माना गया है तो 500 AD से प्रारंभ होकर और 1000 ईस्वी तक। कहाँ तक है? 500 AD से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 1000 ईस्वी तक। उसके बाद अवहट की बात करते हैं तो 900। अब क्योंकि कोई भी काल है वो समाप्त होते होते दूसरा काल का प्रारंभ हो जाता है। तो अगर ये अपभ्रंश 1000 ईस्वी में समाप्त हो रहा था तो कहीं ना कहीं उससे पहले ही अवहट का प्रारंभ हो चुका होगा। तो इसलिए अवहट का समय माना जाता है कब से? 900 BC से प्रारंभ होकर, 900 ईस्वी से प्रारंभ होकर और कहाँ तक जाता है? 1100 ईस्वी तक। ठीक है। हिंदी की बात करें तो 1100 ईस्वी से प्रारंभ होकर और अब तक जाता है। इतनी हम लोग बात कर चुके थे। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं और कुछ क्वेश्चन नोट डाल के लिख लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? आदि जननी भाषा, हिंदी की आदि जननी। दूसरा है हिंदी की जननी, और तीसरा है अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती, अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं,
हिंदी का हिंदी का प्रारंभिक रूप, हिंदी का प्रारंभिक रूप, हिंदी का प्रारंभिक रूप। एक क्वेश्चन और बनता है पुरानी हिंदी, थोड़ा सा पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी। तो देखो, अगर हम बात करें किसकी, हिंदी की जननी भाषा, हिंदी की आदि जननी, तो आदि जननी कौन सी होगी? संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या होगी? संस्कृत। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हिंदी की जननी की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? अपभ्रंश हो जाता है। क्या हो जाता है? अपभ्रंश। ठीक है। वहीं अगर अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप, और उत्तरवर्ती मतलब कि उतरता हुआ रूप, अपभ्रंश का उतरता हुआ रूप क्या है? तो क्या आ जाएगा? अवहट। जवाब क्या होगा? अवहट होगा। और वहीं अगर बात करें हिंदी का प्रारंभिक रूप, अब हिंदी से पहले क्या है? तो हिंदी से पहले देखो एक चीज़, इसका पीछे पेज एक हम दिखाते हैं आपको। ये देखो, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अब हिंदी से पहले क्या है? अपभ्रंश। और यहाँ देखो, अब हिंदी से पहले क्या है? अवहट। और अपभ्रंश के बाद क्या है? अवहट। यही हो गया उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है। तो वही यहाँ पे हिंदी का प्रारंभिक रूप क्या होगा? तो जवाब क्या होगा? अवहट होगा। क्या होगा? तो कहेंगे बच्चा क्या होगा? अवहट होगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अवहट होगा। क्या होगा? अवहट होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो पुरानी हिंदी है, इसको पुरानी हिंदी किसको कहते हैं? तो पुरानी हिंदी किसको कहते हैं? ये भी इसका जवाब क्या हो जाएगा? अवहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवहट हो जाएगा। क्या होगा? अवहट होगा। अब अच्छा, पुरानी हिंदी कहा किसने था? तो ये कहा था किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब गुलेरी क्या था? इनका उपनाम था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। वहीं अगर बात करें कि इसको, हिंदी को, पुरानी हिंदी को प्राकृत, पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा किसने कहा? पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा। बात करते हैं पुरानी हिंदी को क्या कहा? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा किसने कहा? तो पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा कहने वाले कौन हैं? तो पुरानी हिंदी को प्राकृत भाषा कहने वाले कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। एक क्वेश्चन और आता है कि पुरानी हिंदी को, पुरानी हिंदी को, पुरानी हिंदी को देसिल बैना किसने कहा? को देसिल
देसिल बैना किसने कहा? और तो पुरानी हिंदी को देसिल बैना कहने वाले कौन हैं? ये हैं, इनका नाम है विद्यापति। क्या नाम है? विद्यापति। तो विद्यापति ने क्या कहा? देसिल बैना कहा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ तक समझ लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां पर बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अब अगर हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो उपभाषाएं कितनी हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी की उपभाषा की बात करते हैं। किसकी? उपभाषा की। तो उपभाषा की और एक आ जाएगा बोलियां। एक क्या होगा? बोलियां। यहाँ ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूपीएसआई में पूछा गया था उपभाषाएं कितनी हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चा? इसका जवाब हो जाएगा 5। हिंदी की उपभाषा कितनी है? 5। वहीं अगर बोलियों की बात करते हैं तो यूपी टेट का क्वेश्चन है, यूपी टीईटी में पूछा गया था कि हिंदी की बोलियां कितनी हैं। तो बोलियों की संख्या कितनी है? 18 बोलियां हैं। वहीं हम अगर अपभ्रंश की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले आता है एक सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा पढ़ेंगे? सौरसेनी अपभ्रंश। इसी को पहले देख लेते हैं। ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश की बात करते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश। अब देखो सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आ जाती हैं। तो देखो सबसे पहले एक उपभाषाएं कौन? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत सबसे पहले उपभाषा देखेंगे। तो उपभाषा कौन सी आएगी? एक उपभाषा आ जाएगी। कौन सी? एक होगी आपकी, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश। और इसके अंतर्गत की बात करें तो इसकी उपभाषा कौन कौन सी हो जाएंगी? एक हो जाएगी, पहली कौन सी होगी? जो हो जाएगी पश्चिमी हिंदी। कौन सी होगी? पश्चिमी हिंदी। दूसरी हो जाएगी राजस्थानी हिंदी। कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी हिंदी।
एक पश्चिमी हिंदी हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी, राजस्थानी हिंदी हो जाएगी। ठीक, अब देखो बात करते हैं किसकी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आ जाती हैं। अब बोली की अगर हम बात करें तो देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आ जाती हैं। सबसे पहले आती है बुंदेली। कौन सी आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी। पहली आ जाती है कौन सी, बुंदेली आ जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो आ जाएगी ब्रजभाषा। कौन सी आ जाएगी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी आ जाएगी कौन सी, कन्नौजी। कौन सी आ जाएगी, कन्नौजी। चौथी बात करें तो आ जाएगी हरियाणवी। कौन सी होगी, हरियाणवी। हरियाणवी के बाद बात करें तो पांचवें नंबर पे आ जाएगी आपकी खड़ी बोली। खड़ी बोली। और खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौरवी। वहीं अगर बात करें हरियाणवी को तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं वांगरू नाम से। किस नाम से जानते हैं, वांगरू नाम से। ठीक है। उसके बाद एक और आ जाती है जो कि दक्षिणी। क्या बोलेंगे, दक्षिणी। इधर लिख देते हैं दक्षिणी। ठीक। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन ये बनती है कि इन तीनों को हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम ओकार बहुला किस नाम से जानते हैं, ओकार बहुला। ओकार बहुला। और इधर इन तीनों भाषाओं को हम किस नाम से जानते हैं, बोलियों को किस नाम से जानते हैं, आकार बहुला। क्या कहेंगे, आकार बहुला। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, आकार बहुला। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं राजस्थानी की तो देखो राजस्थानी के अंतर्गत क्या आ जाएंगी, कौन कौन सी बोलियां आती हैं भाई। जब राजस्थानी की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सी, जयपुरी। जयपुरी। और जयपुरी को ही क्या कहते हैं, जयपुरी को हम क्या कहते हैं, पूर्वी हिंदी। और जयपुरी के बाद आ जाएगी कौन सी, मारवाड़ी। कौन सी आ जाएगी, मारवाड़ी। उसके बाद आ जाएगी उत्तरी। और उत्तरी में कौन सी बोली जाएगी, मेवाती। उत्तरी में बोली जाएगी मेवाती। उत्तरी जो है राजस्थानी बोली है मेवाती। और उसके बाद एक आ जाएगी मालवी। और मालवी कहाँ बोली जाती है, दक्षिणी में। कौन सी आ जाएगी बेटा, मालवी। देखो जयपुरी कहाँ बोली जाती है, पूर्वी जयपुरी को अन्य नाम से भी जानते हैं तो पहले इसका अन्य नाम देख लेते हैं। जयपुरी का अन्य नाम क्या है, ढूंढारी। क्या कहते हैं, ढूंढारी। ठीक है। उसके बाद ये बोली कहाँ जाती है, इसका बोल तो इसको पूर्वी राजस्थान में। ठीक, ये कहाँ है, ये पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी। और इसकी बात करें तो ये उत्तरी राजस्थान। और इसकी बात करें तो ये दक्षिणी राजस्थान। ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो खड़ी बोली है। अब खड़ी बोली को अगर हम खड़ी बोली को कौरवी नाम से जानते हैं तो ये कौरवी किसने कहा था। सबसे पहले तो देख लेते हैं खड़ी बोली को। खड़ी बोली का नाम किसने दिया, तो खड़ी बोली जो नाम दिया है, ये नाम दिया है किसने, ये दो लोगों ने दिया। और एक थे लल्लू लाल और दूसरे हैं सदल मिश्र।
दूसरे कौन है? सदल मिश्र, सदल मिश्र, ठीक है, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने। और वहीं अगर हम बात करें किसकी? कौरवी की, तो कौरवी किसने नाम दिया है? ये नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा है? कौरवी नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा है बच्चा? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा है? ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे, एक आता है जैसे कि कुछ विद्वान, जैसे कि आता है पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी को कुछ विद्वान सौरसेनी अपभ्रंश भी मानते हैं, और वैसे देखा जाए खस अपभ्रंश है, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश भी मानते हैं इसका। ठीक है, क्या मानते हैं? सौरसेनी अपभ्रंश भी इसका मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किसको? हम लोग देखेंगे अब अगला एक पूर्वी हिंदी देख लेते हैं और एक पहाड़ी हिंदी देख लेते हैं ना। सबसे पहले देखते हैं पहाड़ी। और पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश कौन सा होगा? तो पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश हो जाएगा पहाड़ी हिंदी। और अगर इसके पहाड़ी हिंदी के अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश क्या होगा? अपभ्रंश की बात करते हैं बेटा, तो अपभ्रंश क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हो जाएगा खस अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? खस अपभ्रंश। खस क्या हो जाएगा? खस अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उसकी अगर हम बात करें तो देखो, इसके अंतर्गत जो आने वाली बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक आ जाती है, देखो कुछ लोग इसको नेपाली भी इसी के अंतर्गत, खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। तो कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान नहीं मानते। हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पे दो बोलियों की। एक है कुमायूनी, कुमायूनी, और दूसरी है गढ़वाली। कुमायूनी, कुमाऊनी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? गढ़वाली। दूसरी हो जाएगी गढ़वाली। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? अर्धमागधी अपभ्रंश। तो अर्ध पूर्वी हिंदी की बात करें तो देखो, पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्धमागधी। क्या हो जाएगा? अर्धमागधी। ठीक है, इसके अपभ्रंश की बात करें तो इसका अपभ्रंश क्या हो जाएगा? अपभ्रंश, और ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर्धमागधी। अर्धमागधी। ठीक, इसके अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी आती हैं इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली जो बोलियां हैं, देखो ABC नाम से जानते हैं। किस नाम से? A, B और C। तो कहेंगे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। एक हो जाएगी कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कुछ हिंदी के विद्वान हैं तो वो क्या कहते हैं कि इसको जो पहाड़ी हिंदी है इसके अंतर्गत नेपाली को भी रखते हैं। जो नेपाली बोली है, कौन सी, नेपाली, इसको भी इसी के अंतर्गत रखते हैं, नेपाली को। तो हम ये कह सकते हैं, देखो एक कंडीशन यहाँ पे ये बनती है और दूसरी कंडीशन एक और यहाँ पे बनती है, वो भी हम नोट करवा के आपको लिख देते हैं। देखो पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, खस अपभ्रंश। लेकिन कुछ विद्वान क्या मानते हैं, इसको सौरसेनी के अंतर्गत रखते हैं। किसके, सौरसेनी। सौरसेनी तथा नेपाली, सौरसेनी अपभ्रंश यहाँ लिख लो, नेपाली बोली को मानते हैं, को भी मानते हैं। देखो कुछ विद्वान इसको सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत रखते हैं। किसको, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश तथा नेपाली बोली को भी इसी के अंतर्गत मानते हैं। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं पूर्वी हिंदी की, तो इसका अपभ्रंश क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। इसके अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। उसके बाद हम लोग एक और बचा है जो मागधी अपभ्रंश है। कौन सा है, मागधी अपभ्रंश। उसको देख लेते हैं। बिहारी हिंदी, क्या कहेंगे, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी के अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश क्या हो जाएगा, इसका अपभ्रंश हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। अपभ्रंश हो जाएगा मागधी अपभ्रंश। ठीक है। इसके अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी आती हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो इसके MMB नाम से जानते हैं। किस नाम से, MMB, MMB कहेंगे। मगही, मैथिली और भोजपुरी। और एक हो जाएगी कौन सी, भोजपुरी। ये कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी भोजपुरी। ठीक है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं। यहाँ तक हम आपको बता चुके थे पिछली क्लास। अब हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों को देख रहे हैं। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, 5, और वहीं बोलियां कितनी हैं, 18। अगर बात करते हैं सौरसेनी अपभ्रंश, तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर राजस्थानी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की आती है। और उसकी बोलियां कौन कौन सी हैं, तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली और दक्षिणी। ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं ये पश्चिम बुंदेली और ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये ओकार बहुला के अंतर्गत आती हैं। हरियाणवी, खड़ी बोली और दक्षिणी ये आकार बहुला के अंतर्गत आते हैं। कौरवी किसने कहा था, तो ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। वहीं खड़ी बोली किसने कहा, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र ने कहा। राजस्थानी बोली हिंदी की बात करें तो जयपुरी, इसको हम ढूंढारी नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ आती है, पूर्वी राजस्थान में बोली जाती। मारवाड़ी ये पश्चिमी राजस्थान, मेवाती उत्तरी और मालवी दक्षिणी। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आती है कि वो ये आती है कि बोलियाँ कितनी हैं, 18। कितनी हैं, 18। अगर हम काउंट करेंगे तो ये 19 बोलियाँ मैंने लिखवाई हैं। 19 बोलियाँ। देखो कुछ विद्वान आपको जो दक्षिणी है, दक्षिणी, इसको
पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानते हैं। और अगर इसको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानेंगे तो नेपाली को हटाना पड़ेगा, और अगर नेपाली को पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं तो यहाँ से दक्षिणी को हटाना पड़ेगा। ये आप एक बार देख लीजिएगा। बोलियाँ कौन सी होंगी, बोलियों की संख्या की बात करते हैं तो बोलियों की संख्या 18 ही होगी। ठीक है, अगर नेपाली हटा दोगे उधर दक्षिणी रखोगे तो 18 हो जाएंगी, अगर यहाँ से वहाँ दक्षिणी हटा दोगे यहाँ नेपाली रखोगे तो 18 हो जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आई। और पहाड़ी हिंदी का अपभ्रंश क्या है, तो खसअपभ्रंश है। बोली कौन सी, कुमाऊनी और गढ़वाली। वैसे नेपाली इसके अंतर्गत मना ही मानो। ठीक है, तो हम एक बार इसको थोड़ा सा गोल कर देते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अपभ्रंश क्या है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। अब बिहारी हिंदी की बात करते हैं तो अपभ्रंश क्या है, मागधी अपभ्रंश है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बोली हैं उनका बोली क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो बोली क्षेत्र से देखो बेटा क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। तो एक बार बोली क्षेत्र को हम देख लेते हैं, है ना, कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती हैं। इस पे बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, बोली की, और यहाँ हो जाएगा बोली क्षेत्र। बोली क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जो पश्चिमी हिंदी है उससे क्वेश्चन 100% बनने वाला होता है। तो पश्चिमी हिंदी की ही हम बोली सबसे पहले लेते हैं। कौन सी लेते हैं, बुंदेली को। किसको लेते हैं, बुंदेली को लेते हैं। और बुंदेली के अंतर्गत बोली जाने वाली कौन कौन सी हो जाएंगी, तो देखो बुंदेली के अंतर्गत कौन कौन सी। अब बुंदेली का प्रारंभ कहाँ से, कानपुर के आगे निकलोगे वहीं से हो जाता है। तो हम कहेंगे कहाँ से हो जाता है, ये हमीरपुर से। कहाँ से हो जाएगा, हमीरपुर से। बुंदेली कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, हमीरपुर से प्रारंभ हो जाती है। हमीरपुर, झांसी, झांसी, और कहेंगे जालौन, जालौन, जालौन। और उसके बाद अगर बात करें महोबा, महोबा, विदिशा जो कि एमपी में पड़ता है। विदिशा, विदिशा में भी बोली जाती है। और ये कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है। विदिशा, और ये पड़ता कहाँ है, एमपी में। फिर दूसरी बोली की हम बात कर लेते हैं। दूसरी कौन आ जाएगी, दूसरी देखो कन्नौजी ले लेते हैं। कौन सी, कन्नौजी। और कन्नौजी का प्रारंभ हो जाता है कहाँ से, इटावा से। कन्नौजी कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, इटावा क्षेत्र से। तो देखो कन्नौजी की जब हम बात करेंगे तो कन्नौजी कहाँ से प्रारंभ होगी, इटावा से। और इटावा से मतलब कि इटावा पहला हो जाएगा क्या, इटावा। इटावा के बाद फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद के बाद आ जाएंगे कन्नौज। वैसे कन्नौज में बोली जाती है लेकिन कन्नौज इसके अंतर्गत आती है। अगर कभी ये पूछ लेता है कि कन्नौज का कौन सी बोली बोली जाती है तो कौन सी हो जाएगी, कन्नौजी। ठीक है, और फर्रुखाबाद के बाद अगर जाएंगे तो हरदोई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हरदोई। हरदोई, पीलीभीत हो जाएगा, पीलीभीत। बदायूं हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, पीलीभीत।
और पीलीभीत के बाद हो जाएगा आपका शाहजहांपुर। शाहजहांपुर, क्या हो जाएगा? शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर होता है ना, शाहजहांपुर। ठीक। कन्नौजी के बाद बात करते हैं तो आ जाएगी एक आपकी ब्रजभाषा, और इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, ब्रजभाषा। और ब्रजभाषा जो है मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो एटा से प्रारंभ होता है इसका, किसका? ब्रज का। तो हम कहेंगे एटा में बोली जाती कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कहेंगे क्या? ब्रजभाषा। मैनपुरी हो गया, मैनपुरी। बदायूं हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बरेली और बदायूं, बरेली, बदायूं, बरेली हो जाएगा, बदायूं हो जाएगा। वहीं मथुरा, आगरा, क्योंकि मथुरा तो मुख्य केंद्र है इसका, और मथुरा, आगरा, क्या हो जाएगा? आगरा। और आसपास जो ज़िला है जैसे कि पड़ जाता है क्या? अलीगढ़। क्या जाता है? अलीगढ़। तो कहेंगे अलीगढ़। ठीक है, तो जो भी आसपास वाले ज़िला हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, मैं इम्पॉर्टेंट लिखवा देता हूँ जो पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और देख लीजिएगा, एक जैसे कि है दक्षिणी। अब दक्षिणी की अगर बात करें तो दक्षिणी ये दक्षिण भारत में बोली जाती है। दक्षिणी जो है ये कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत में बोली जाती है। ठीक है, अब दक्षिण भारत में तो जाहिर सी बात है दक्षिण भारत के ही क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट होंगे इसके। तो जैसे कि कहाँ बोली जाएगी? तो बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया। कहाँ होगा? बीजापुर हो गया, बीजापुर, गोलकुंडा, गोलकुंडा, अहमदनगर, गोलकुंडा, अहमदनगर, अहमदनगर, और आपका अहमदनगर, हैदराबाद, हैदराबाद भी हो जाएगा, हैदराबाद। उसके बाद हरियाणवी देख लेते हैं, एक देख लेते हैं कौन सी? हरियाणवी। हरियाणवी, और इसको हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हरियाणवी को वांगरू, वांगरू। हरियाणवी को किस नाम से जानेंगे भाई? बांगरू नाम से जानते हैं। इसका देखो अगर क्षेत्र की बात करें तो रोहतक हो जाएगा, रोहतक, 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 रोहतक। और हिसार हो जाएगा, हिसार। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लेते हैं खड़ी बोली, अगर खड़ी बोली की बात करें तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है। तो थोड़ा सा इसे पेज को ऊपर करते हैं। ना भाई, ना भाई, ना 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 ना। तो देख लेते हैं भाई, यहीं पे इसके अंतर्गत बड़ा क्षेत्र आता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। खड़ी बोली, खड़ी बोली, और इसको हम क्या कहते हैं? खड़ी बोली को कौरवी, कौरवी। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो दिल्ली के आसपास वाला एरिया जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो हम कहेंगे दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली, मेरठ, मेरठ, सहारनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर हो जाएगा, सहारनपुर, बिजनौर। उसके बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। मुरादाबाद के बाद अगर बात करें रामपुर, शामली, रामपुर, शामली, शामली।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा हापुड़, गाजियाबाद, हापुड़, और आ जाएगा गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद। और अगर हम बात करें तो एक गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। इतने ज़िला पर्याप्त हैं, ये एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद और कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि अवधि। बोली और बोली क्षेत्र। एक सेकेंड, अगर बोली और बोली क्षेत्र की बात करते हैं तो कहाँ तक हो गया था? हरियाणा, खड़ी बोली हो गया था ना। अब देख लेते हैं अवधि, अवधि। और अवधि का अगर क्षेत्र की बात करें तो अवधि का क्षेत्र जो आ जाएगा वो लखनऊ से प्रारंभ होगा। कहाँ से? लखनऊ से। अवधि का क्षेत्र कहाँ से आ जाता है? लखनऊ आ जाएगा। लखनऊ के बाद आपका बाराबंकी आ जाएगा, बाराबंकी, बाराबंकी हो जाएगा, ठीक है। बाराबंकी के बाद सीतापुर उधर जाओगे, सीतापुर, उन्नाव, सीतापुर, उन्नाव, उन्नाव। और उसके बाद थोड़ा सा बढ़ोगे तो आपका हो जाएगा कौन सा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी। और देखते हैं लखीमपुर खीरी के बाद आपका बहराइच गोंडा, बहराइच गोंडा हो जाएगा, गोंडा, बस्ती हो जाएगा, बहराइच, गोंडा, बस्ती इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बस्ती इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बहराइच हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, गोंडा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? लखनऊ के आगे जाएंगे, बाराबंकी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर हो जाएगा, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। और अयोध्या हो जाएगा, अयोध्या। और भी कोई ज़िला है? प्रतापगढ़ उधर ही पड़ेगा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो यहाँ पे अवधि बोली जाती है। कुछ इसके अलावा अवधि जो बोली जाती है वो राज्य एमपी के भी ज़िला हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं अवधि। अब देख लेते हैं बघेली। कौन सी? बघेली। अवधि के बाद हो जाएगी बघेली। और बघेली की बात करें तो बघेली देखो कौन कौन सा ज़िला हो जाएगा। बघेली हो जाएगा रीवा, सतना, जबलपुर, जबलपुर। ये सब कहाँ के हैं? एमपी के। ये सब कहाँ है? मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर यूपी का है, ऐसे लिख लो। ये तीनों कहाँ के हैं? एमपी के हैं। और मिर्ज़ापुर ये यूपी का है।
ठीक। उसके बाद आ जाते हैं छत्तीसगढ़ी पे। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। और छत्तीसगढ़ी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में ही बोली जाती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अगर यूपी की बात कर लें, जैसे कि रायपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर हो गया, जब बिलासपुर हो गया, बिलासपुर हो जाएगा, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, रामगढ़, दुर्ग हो गया, दुर्ग। तो यहाँ पे बोली जाती है कौन सी? छत्तीसगढ़ी। अब बात कर लेते हैं मगही की। मगही और एक मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, इन तीन को देख लेते हैं भाई। तो देखो, अगर हम मगही की बात करें तो मगही का क्षेत्र क्या है? मगही का है गया और पटना, बिहार में पड़ता है गया और पटना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर बात करें मैथिली की तो दरभंगा बिहार, दरभंगा, मुंगेर, और उसके बाद मुंगेर, और उसके बाद आ जाता है भागलपुर, भागलपुर। भोजपुरी की बात करें तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा आ जाता है। जो भोजपुरी है इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और वो क्या है भोजपुरी का? तो भोजपुरी जैसे कि यूपी में ही देखो, पूरे 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 बिहार में तो बोली ही जाती है, लेकिन यूपी में कहाँ बोली जाती? तो ये बनारस से प्रारंभ होता है, बनारस में बोली जाती है। और बनारस के आसपास वाले ज़िले जैसे जौनपुर हो गया, तो यहाँ पे आधे जौनपुर में कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, और आधे जौनपुर में ये भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया। कौन सा? आजमगढ़। आजमगढ़ के बाद की बात करें तो आजमगढ़ के बाद बलिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बलिया भी हो, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। देवरिया, गाजीपुर, गाजीपुर। और बात करें अगर तो क्योंकि भोजपुरी का क्षेत्र बड़ा है, गोरखपुर आ जाएगा इसी के अंतर्गत। गोरखपुर इम्पोर्टेंट है भाई जिला ये, गोरखपुर। और गोरखपुर के बाद अगर बात करें तो चंदौली आ जाएगा। चंदौली, ये यूपी के ज़िले हैं जहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी। उसके बाद अगर बात करें तो चंपारण बिहार में पड़ता है, चंपारण, ठीक, ये बिहार का है। एक सेकेंड, चंपारण, और चंपारण के बाद छपरा भी इसी के अंतर, छपरा, ये दोनों कहाँ के हैं? बिहार के हैं, बिहार जिला के हैं, सॉरी बिहार है ना, ये दोनों चंपारण और छपरा, ठीक है। बाकी यूपी में बोले जाते हैं। आगे देख लेते हैं कुछ और, फिर एक बार रिवीजन करवा देंगे अभी, एक बार रिवीजन करवा देंगे इसका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि जो अब ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जो यूपी के जो राज्य हैं, यूपी के जो क्षेत्र हैं जो यूपी में बोली जाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, और वहाँ से कई बार क्वेश्चन बने भी हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं वहाँ से। तो ये हो जाएगा बोली, बस एक दो और करवाएंगे, उसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और बोली क्षेत्र, बोली क्षेत्र। अगर हम बात करते हैं पहले जयपुरी की, तो जयपुरी तो देखो ऐसा है कि जयपुर के आसपास वाले ज़िले हैं वहाँ पे ही बोली जाती है, इतना हम इम्पोर्टेंट नहीं रखेंगे, तो इस पे बात नहीं करेंगे। जयपुरी के बाद अगर बात करें तो ये आ जाती है मारवाड़ी। मारवाड़ी को देख लो, मारवाड़ी,
ये कहाँ बोली जाती है? तो मारवाड़ी की बात करते हैं तो मारवाड़ी जो है ये अजमेर जैसलमेर, अजमेर जैसलमेर, अजमेर हो गया, उसके बाद आपका जैसलमेर हो गया, बीकानेर जोधपुर, बीकानेर, उसके बाद जोधपुर हो जाएगा, जोधपुर, कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। एक सेकेंड रुकिए ज़रा, एक सेकेंड। राजस्थानी, राजस्थानी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? ढूंढारी। राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी को ये कहाँ बोली जाएगी? तो ये बोला जाता है जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, तो हम कहेंगे जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास। उसके बाद देख लेते हैं कुमायूनी और गढ़वाली, कुमायूनी और गढ़वाली, कुमायूनी ये होता है भाई, और गढ़वाली। तो अगर बात करें किसकी? कुमायूनी की, तो कुमायूनी नैनीताल अल्मोड़ा, ये कहाँ बोली जाएगी? नैनीताल, नैनीताल अल्मोड़ा, ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में है ये ज़िले। कहाँ है? उत्तराखंड में है अल्मोड़ा। और एक आ जाएगा आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। तो कुमायूनी कहाँ बोली जाती है? तो कुमायूनी बोली जाएगी कहाँ पे? नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में। वहीं अगर बात करें गढ़वाली की, तो गढ़वाली हो जाएगी टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल हो जाएगा। और चमोली, चमोली हो जाएगा, चमोली जिला। उसके बाद उत्तरकाशी हो जाएगा, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। तो यहाँ बोली जाती है गढ़वाली। इतनी ही इम्पोर्टेंट थी, तो एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं और फिर क्लास को फिनिश करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था हिंदी के उपभाषाएं एवं बोलियाँ। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं, और बोलियाँ कितनी हैं? 18 हैं। ठीक है। वहीं अगर सौरसेनी अपभ्रंश की बात करते हैं, तो सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। अगर बोली की बात करें तो बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। दक्षिणी भी इसी के अंतर्गत आती। वहीं राजस्थानी की बात करें तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी आती है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पहाड़ी हिंदी अपभ्रंश क्या है? खस अपभ्रंश है। इसके अंतर्गत बोलियां कौन कौन सी आती हैं? तो कुमायूनी और गढ़वाली। अगर हम बोली की बात करेंगे तो बोलियां कितनी हैं? यहाँ पे 2 बोलियां हैं। ठीक। अगर यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 बोलियाँ हैं। वैसे अगर 5 भी मान सकते हैं, यहाँ पे कितनी हैं? 3। अगर आप दक्षिणी को हटाएंगे तो 5 हो जाएंगी, एक आपको हटानी पड़ेगी। ठीक। वहीं अगर बात करें पूर्वी हिंदी की, तो यहाँ पे कितनी बोलियाँ हैं? 3 बोलियाँ हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद बिहारी हिंदी, तो अपभ्रंश कौन सा है? मागधी। और बोली कितनी है? 3 बोलियाँ आती हैं। कौन सी? मगही, मैथिली और
भोजपुरी। उसके बाद हम लोगों ने बोली क्षेत्र देखा था, तो बुंदेली हमीरपुर, जो बुंदेली बोली जाती है इंपॉर्टेंट है। हमीरपुर, झांसी, जालौन, महोबा, ठीक है। कन्नौजी, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर। ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा एटा, मैनपुरी, बरेली, बदायूं, मथुरा, आगरा, ठीक है। वहीं अगर बात करें दक्षिणी की तो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और उसके बाद हैदराबाद। हरियाणवी की बात करें तो रोहतक और हिसार ज़िले में बोली जाती है। हालांकि बोली तो पूरे हरियाणा में ही जाती है, लेकिन हम 2 ही ज़िले ले रहे हैं उसके। खड़ी बोली की बात करें तो ये बड़ा क्षेत्र है और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, हम कह सकते हैं दिल्ली के आसपास वाला जो एनसीआर वाला क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत आता है। दिल्ली, मेरठपुर, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, शामली, उसके बाद हापुड़, गौतम बुद्ध नगर। पीलीभीत इसके अंतर्गत नहीं आएगा, पीलीभीत कहाँ आता है। उसके बाद अवधि की बात करें तो लखनऊ के आसपास, लखनऊ से प्रारंभ होता है। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़। अगर बात करते हैं बघेली की तो बघेली जो है ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है, एमपी में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मिर्ज़ापुर में आ जाती है, ठीक। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये भी कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में ही, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रामगढ़। मगही की बात करें तो ये देखो मगही, मैथिली और भोजपुरी ये पश्चिम बिहार में ही बोली जाती हैं। अगर मगही गया और पटना में मुख्य रूप से बोली जाती है। मैथिली की बात करें दरभंगा, मुंगेर और भागलपुर। अगर भोजपुरी की बात करते हैं तो भोजपुरी पूरे बिहार में और कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िलों में। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इन्हीं से अगर क्वेश्चन बनता भी है, जैसे बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, जौनपुरी नहीं होगा भाई, जौनपुर होगा, ये क्या होगा, जौनपुर। जौनपुर, ठीक है, जौनपुर हो जाएगा। और जौनपुर के बाद आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, चंदौली, चंपारण, छपरा बिहार जो है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर मारवाड़ी, ये राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। राजस्थानी यानी कि ढूंढारी, ये राजस्थान के जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ बोली जाती। कुमायूनी का बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। वहीं अगर गढ़वाली की बात करें तो टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी में बोली जाती है। तो ये जो थी, ये क्लास थी आज की। आज हम लोग यहीं पे क्लास को फिनिश करेंगे। और सबसे पहले तो आप लोग लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लासेस लगातार आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। जो टाइमिंग है वो शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक है। हर एक सब्जेक्ट के आपको स्पेशलिस्ट द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो भी शिक्षक टीम है वो सभी अनुभवी शिक्षक हैं और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ सभी शिक्षक आएंगे। और आप अगर तैयारी हमारे साथ जुड़ के करते हो तो यकीन मानिए आपको वर्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।